वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। मैं आपकी एजुकेटर दृष्टि शाह और आज हम इस वीडियो में कुछ साल के पीवाईक्यूज देखेंगे जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था। हम उसके क्वेश्चंस देखेंगे, मार्किंग स्कीम देखेंगे, आपको किस तरीके से आंसर प्रेजेंटेशन करनी है हम वो देखेंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आई होप आपने अपने मार्केटिंग के एग्ज़ाम के लिए सारे चैप्टर्स रिवाइज भी करे होंगे, तो आप इजीली इस पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं एक और सैम्पल पेपर डालूंगी मार्केटिंग का जो सीबीएसई ने ही रिलीज़ किया है, तो आप उसे एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्किंग स्कीम देखते हैं हम किस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो डिवाइड हो रखे हैं। आपका एक तो पहला जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, ठीक है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, ये 5 चैप्टर्स हैं आपके। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और ग्रीन स्किल्स। ठीक है, इसमें से आपके जो एमसीक्यूज आएंगे वो एक एक नंबर के आएंगे, ठीक है, और टोटल 6 एमसीक्यूज होंगे जिसमें से आपको 4 सॉल्व करने हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे इसमें से वो आपके सारे चैप्टर में से आएंगे, बट आप को कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं, यानी आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो। ठीक है, और जो टोटल क्वेश्चंस होंगे पूरे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के वो 11 होंगे। ठीक है, अब आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो देखो, सीबीएसई जो है वो हर साल ट्रेंड अपना बढ़ा देती है, ठीक है, तो ऐसे कोई प्रिडिक्टेबल नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो उसके लीस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा मार्क्स में दे देता है कभी कभार। ठीक है, बट मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि जब मैं अपने टाइम पे प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने इसमें से आईसीटी स्किल्स वाला जो चैप्टर था वो थोड़ा ऊपर ऊपर से स्किम कर लिया था, ज़्यादा रीड नहीं किया था। क्योंकि आपको जब पता है कि आपके जो 5 चैप्टर्स हैं उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, उसमें से आप एक छोड़ सकते हो, तो यानी आप एक चैप्टर भी ऊपर ऊपर से रीड कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आप ये वाली अप्रोच एक बार अपना लेना। ठीक है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है वो 10 मार्क्स की होगी टोटल, और जो वो वाला है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन एमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, ये आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, जिसमें से आपके इन सारे जो है जो टोटल एमसीक्यू होंगे वो आपके 32 होंगे, जिसमें से आपको 26 आंसर्स करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके 2 सेट के आएंगे, यानी एक शॉर्ट क्वेश्चंस जो होंगे 5 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 2 मार्क्स के होंगे, और 3 मार्क्स के आएंगे आपके टोटल 3 क्वेश्चंस। ठीक है, जिसको आपको बहुत अच्छे से करना है, और 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए तो आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स आप लूज़ कर दोगे। आपको एमसीक्यू और 4 मार्क्स क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, एमसीक्यू में तो एक भी गलती नहीं होनी चाहिए आपकी, इतना आप याद रखना। ठीक है, तो हम थोड़ा सैम्पल पेपर पे आते हैं। ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर था। ठीक है, 2023-2024 का सैम्पल पेपर है। तो आप ये देखो, आपको सबसे पहले जो सेक्शन ए है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, यानी 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज है। ठीक है, और जो सब सेक्शन बी है वो और 30 मार्क्स का है, जिसमें से टोटल 18 क्वेश्चन है जो कि आपको आंसर राइटिंग करना है। तो सबसे पहले हम आंसर राइटिंग वाला से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से आंसर लिख रहा है। तो हम स्टार्टिंग जो है वो आंसर राइटिंग से ही करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो था हमारा, इसी सैम्पल पेपर का मैंने एक डॉक्यूमेंट में बनाया हुआ है पेपर। तो ये क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स का है कि सेल्फ मोटिवेशन इज सिग्निफिकेंट इन बिल्डिंग्स वन पर्सनालिटी, कमेंट बाय गिविंग एनी 2 पॉइंट्स। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से चैप्टर का है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से है, सेकंड चैप्टर का। तो इसमें पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दे दी है। ठीक है, कि जो सेल्फ मोटिवेशन है, यानी जब हम खुद को मोटिवेट करते हैं, ये एक तरीका है खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करने का। तो आप इस बात से किस हद तक सहमत है, इस स्टेटमेंट पे कमेंट कीजिए। अपने 2
पॉइंट्स देके, ठीक है, या अपने 2 तर्क देके इसको कमेंट कीजिए इस स्टेटमेंट पे, ठीक है। तो सबसे पहला अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए किसी भी आंसर को लिखने के लिए, मैंने बहुत क्लासेस में ये बताया भी है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद आपको कंटेंट या बॉडी लिखनी है, फिर कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। ये आपकी अप्रोच रहनी ही चाहिए हर एग्जाम में। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये 3 जो है आपको अच्छे से लिखने हैं। और आपको मेंशन नहीं करना है कि आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो या आप बॉडी लिख रहे हो। आपको इस तरीके से लाइन या गैप देके छोड़ना है अपने आंसर लिखते वक्त, ताकि साफ साफ एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ, इस बच्चे का ये जो था ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये जो है वो बॉडी है, कंटेंट है इसका, और ये जो है ये आंसर खत्म हो रहा है कंक्लूजन, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने और लास्ट में आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है, ताकि आंसर प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर आपने आंसर में बहुत ही ज्यादा अच्छा कंटेंट नहीं लिखा, बट आप उसको प्रेजेंट बहुत अच्छे से कर रहे हो, आपकी राइटिंग अच्छी है, आप अंडरलाइन करके लिख रहे हो हर चीज, ठीक है, आप पॉइंट्स में लिख रहे हो, प्लस आप जो फ्लो चार्ट बना रहे हो, आंसर प्रेजेंटेशन के ही अलग से नंबर मिल जाते हैं फिर आपको, ठीक है। तो इस चीज का खासकर ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है कहीं पे कि यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, बट आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये इंट्रोडक्शन है, ये बॉडी है इतनी, और ये कंक्लूजन है इसका, और ये जो है ये फ्लो चार्ट है इसका, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि सेल्फ मोटिवेशन के बारे में पूछा है, आप कीवर्ड देख लो किसके बारे में पूछा है, सेल्फ मोटिवेशन, तो सेल्फ मोटिवेशन से ही रिलेटेड हम इंट्रोडक्शन लिख देंगे कि सेल्फ मोटिवेशन होता क्या है, ठीक है। तो सेल्फ मोटिवेशन एक इनर स्ट्रेंथ होती है, हमारे अंदर की स्ट्रेंथ होती है, हमारे अंदर की विलिंगनेस होती है एक इंडिविजुअल की, ताकि वो ज्यादा काम करे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे अपनी, ठीक है, और गोल्स अचीव करे, ठीक है। कभी कभी आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहते हैं इसको, कि अंदर से जो हमारे अंदर मोटिवेशन आती है एज कम्पेयर टू जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस से आती है। आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद वो इंसान हो गए जो खुद को मोटिवेट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो सेल्फ मोटिवेशन होती है एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करती है, किसी भी इंसान को फोकस्ड रहने में हेल्प करती है, ठीक है, चैलेंजेस को टैकल करने में हेल्प करती है। तो सेल्फ मोटिवेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिहेवियर को शेप करने का, पर्सनालिटी को डेवलप करने का। एक इंसान के अंदर एक पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अपने आप ही आ जाती है। पॉजिटिविटी यानी कि इंसान जो है उसके अंदर गुड वाइब्स आने लगती है, ठीक है। अब आप इसके अंदर पॉइंट्स में लिखोगे कि सेल्फ मोटिवेशन से किस तरीके से पर्सनालिटी डेवलप होती है। सबसे पहले तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। उसके बाद आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे कि किस तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स डेवलप स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ एज ए डिपेंड ऑन देयर ओन एफर्ट्स, यानी वो खुद की मेहनत पे भरोसा करने लगते हैं, ठीक है, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इससे इनका कॉन्फिडेंस, खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, ठीक है। एंड दे कैन फेस एनी चैलेंजेस विदाउट एनी फियर, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो बहुत सिचुएशंस को बहुत हद तक केपेबल हो जाते हैं आराम से हैंडल करने के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज इंश्योर गोल अचीवमेंट। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो आप अपने गोल्स, जो भी आपकी टू डू लिस्ट होती हैं, जो भी आपके गोल्स होते हैं, आप उसको अचीव ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। आप डेडिकेटेड रहते हो अपने गोल्स के टूवर्ड, ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आप कंसिस्टेंट रहते हो, आप डिले नहीं करते, ठीक है, टालते नहीं हो काम को, आप डिसिप्लिन में रहने लगते हो, ठीक है। परसिवरेंस आ जाती है आपके आपके अंदर, ठीक है, इंसान के अंदर। तीसरा जो मैंने बताया, ऑप्टिमिस्टिक इंसान बन जाता है। अगर उसको खुद पे भरोसा है तो वो किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव रह सकता है, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो वो इंसान पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ सकता है, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करता है, ना कि वो प्रॉब्लम्स पे, सोल्यूशन पर फोकस करता है, ना कि कोई भी प्रॉब्लम्स पे फोकस करना, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तो इस पॉजिटिव एटीट्यूड से आपकी रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव होती है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो आपने ये 3 पॉइंट्स जो थे एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद आप कंक्लूजन लिख देना कि देयरफॉर या हेंस सेल्फ मोटिवेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे हम गोल्स अचीव कर सकते हैं, इससे हम पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण ओवरऑल जो ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ होती है वो बढ़ती है, ठीक है।
एक बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, कंक्लूजन जब आप लिख रहे हो, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? पूरे आंसर का जो सार है वो आपको लिखना है, ठीक है? पूरे आंसर का सम अप लिखना है आपको। कंक्लूजन जब आप लिख रहे हो तो पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है वो खत्म है, ठीक है? आपको कंक्लूजन में कोई नई बात नहीं डालनी है, कोई नया पॉइंट नहीं डालना है, ठीक है? आंसर को वर्ड लिमिट्स के अंदर लिखो, 2 मार्क्स का आंसर है तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंगली लिखो, ठीक है? इतना अगर आप इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन 2 मार्क्स के लिए भी लिख रहे हो तो बहुत है, ठीक है? क्योंकि आपको कम नंबर के क्वेश्चन में अगर आप ज़्यादा लिखोगे तो वो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? उसके बाद आप ये फ्लो चार्ट बना देना, ठीक है? कि सेल्फ मोटिवेशन से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, गोल अचीवमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट बनाना मैंडेटरी है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज़ फिर से ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का है, ग्रीन स्किल्स वाले चैप्टर का। कि एलुसिडेट, एलुसिडेट यानी एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन एनी 4 स्टेप्स टू मेक होम टॉक्सिन फ्री, ठीक है? एक टॉक्सिन फ्री होम क्या होता है वो आपको बताना है, और किस तरीके से आप एक घर को एक पॉजिटिव, एक मतलब पॉल्यूटेंट से फ्री बना सकते हो। जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं ना हमारे घर के अंदर, टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं, उससे आप घर को किस तरीके से प्योरीफाई कर सकते हो, वो आपको 4 स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है? 2 मार्क्स का है। आप सेम अप्रोच अपनाओगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे, बॉडी लिखोगे और कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है? कि लिखोगे टॉक्सिन फ्री होम के लिए स्टेप्स बताना है। सबसे पहले आप यही कीवर्ड उठा लोगे कि टॉक्सिन फ्री होम होता क्या है, ठीक है? टॉक्सिन फ्री होम यानी कि नाम से पता चल रहा है ऐसा घर जो कि बहुत ही सेफ हो, हेल्दी एनवायरनमेंट हो वहाँ का, जहाँ पे टॉक्सिन्स जो हो, हार्मफुल जानलेवा जो पॉल्यूटेंट्स हो वो प्रेजेंट ना हो, ठीक है? बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट हो, ठीक है? और आज के टाइम में नाउ डेज मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स रिलीज डेंजरस केमिकल्स, ठीक है? बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिसके अंदर केमिकल्स होते हैं, जो कि अगर आप घर में मतलब वो भी करोगे, जैसे परफ्यूम्स आते हैं, कुछ परफ्यूम्स ऐसे आते हैं जो कि जिनकी जो स्मेल होती है ना उसके अंदर बहुत डेंजरस केमिकल्स डाले जाते हैं, ठीक है? जिसके कारण आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है। आप उसको डायरेक्ट अगर स्किन पे अप्लाई करोगे ना तो आपकी स्किन एलर्जीज भी हो सकती है। ऐसे बहुत से आते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कुछ ऐसे स्टेप्स उठाना जिससे टॉक्सिन फ्री होम बने, ठीक है? जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन हो। अब आप यहाँ पे अपना आंसर स्टार्ट करोगे, मेन आंसर 4 स्टेप्स लिखोगे। सबसे पहला जो है, आपको हेडिंग लिखना ज़रूरी है। आप हेडिंग लिख के सब हेडिंग में आप इसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है? सबसे पहला क्या होता है, नेचुरल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करना, जैसे कि विनेगर हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है? अ, और लेमन हो गया। ये सब आप नेचुरल जो होती है प्राकृतिक चीज़ों से, आप जो भी केमिकल वाली चीज़ें हैं उसको रिप्लेस करो, ठीक है? ये जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं इको फ्रेंडली भी होते हैं। दूसरा है इंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन। कुछ घर ऐसे होते हैं कि जिसमें खिड़की ही नहीं होती, ठीक है? तो जो बाहर की हवा है गुड, वो आ ही नहीं पाती, ठीक है? तो इसलिए प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए हर घर में, ठीक है? ओपनिंग विंडोज एंड डोर्स रेगुलरली, ताकि जो फ्रेश एयर है वो बाहर की घर में आए, ठीक है? तीसरा, अवॉइड प्लास्टिक एंड सिंथेटिक मटेरियल्स। कुछ लोग अभी भी प्लास्टिक बैग्स ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है? तो प्लास्टिक और सिंथेटिक प्रोडक्ट्स और उनको यूज़ करके वो ऐसे ही फेंक देते हैं, जिसके कारण दैट इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल। तो उसके कारण एक तो एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुँचता है और आपके घरों में भी नुकसान पहुँचता है। तो उसको आप किससे रिप्लेस करो? ग्लास से, स्टील से, या जो बाकी इको फ्रेंडली मटेरियल्स आते हैं उससे आप इसको रिप्लेस करो, ठीक है? नेक्स्ट इज मेंटेन इंडोर प्लांट्स। इंडोर प्लांट्स यानी कि घर में कुछ ऐसे प्राकृतिक पौधे लगाओ जिसके कारण आपके घर में अच्छा माहौल हो, ठीक है? एक तो पॉजिटिविटी भी आती है, प्लस जो ये नेचुरल एयर प्योरीफायर्स का काम करते हैं, जैसे कि एलोवेरा। एलोवेरा का पौधा लगाना बहुत अच्छा होता है, ठीक है? एक तो खुद के भी काम आ जाता है वो कभी कभार। दूसरा, ये बहुत ही एयर प्योरीफायर की तरह हेल्प करता है और नेचुरल प्राकृतिक भी बहुत अच्छा है। मनी प्लांट लगाना भी अच्छा होता है। लोग कहते हैं मनी प्लांट से पैसा आता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? ये एक नेचुरल एयर प्योरीफायर की तरह काम करता है। ये जो घर के हार्मफुल जो पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना हवा में, उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, जिसके कारण इंडोर घर की एयर क्वालिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है? तो कीपिंग प्लांट्स इनसाइड द हाउस नॉट ओनली मेक्स द एनवायरनमेंट हेल्दियर बट ऑल्सो एनहांसेस द ओवरऑल एटमॉस्फेयर। ये आपने 4 स्टेप्स लिखे कि किस तरीके से आप टॉक्सिन फ्री होम बना सकते हो। फिर आप कंक्लूजन में लिखोगे, इन कंक्लूजन या देयरफॉर
टॉक्सिक फ्री होम बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारी हेल्थ के लिए भी, ठीक है, और ओवरऑल एटमॉस्फेयर और वेलबींग के लिए भी, ठीक है। इस तरीके से आप अपने आंसर को पूरा खत्म करोगे। नेक्स्ट अब आता है, मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 2 क्वेश्चंस लिए थे, मार्केटिंग वाला जो है मेन आपका 50 मार्क्स का है जो है, उसके अंदर से मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस 2 लिए हैं और जो आपके 4 मार्क्स के आते हैं उसमें से मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपको लिखना है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन ये तीनों चीज़ आपको मैंडेटरी है लिखनी, प्लस फ्लो चार्ट या टैब्यूलर फॉर्मेट में आप बना सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन लिखना है, ठीक है, तो आप उसका इंट्रोडक्शन देके इम्पोर्टेंस लिख के आप उसका टैब्यूलर फॉर्मेट में आप उसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है, टेबल में, ठीक है, जिसके अंदर अभी हम ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा और अच्छे से। तो क्वेश्चन पूछा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्किमिंग प्राइसेस एंड पेनिट्रेशन प्राइसेस ऑन एनी टू बेसिस। तो जब मैंने क्लासेस ली थी तब मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि ये दोनों प्राइसेस क्या होती हैं, ठीक है। स्किमिंग यानी कि जब आप नया नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आप उसकी हाई इनिशियल प्राइस रखते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आईफोन, ठीक है, नया नया लॉन्च होता है, बहुत महंगा प्रोडक्ट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उस पे अमाउंट पे बेचा जाता है उसको, तो ये होती है स्किमिंग प्राइसेस, ठीक है। और दूसरा पेनिट्रेशन प्राइसेस क्या होती है, जब आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पेनिट्रेट कराना है, एंटर कराना है, तो आप कैसे करोगे? अगर आप ज़्यादा प्राइस रख दोगे तो कोई इंसान लेगा ही नहीं आपका प्रोडक्ट, इसलिए आप कम अमाउंट से स्टार्ट करते हो ताकि धीरे धीरे बिजनेस जो है वो आपका एक्सपैंड हो, ठीक है। ये इसके एग्जांपल स्पेशली होते हैं कि जब आप कोई भी न्यू कुछ चीज़ लॉन्च करते हो, जैसे कोई भी आपके आसपास कोई भी न्यू शॉप्स खुलती हैं, न्यू पिज़्ज़ा शॉप्स खुलती है या कैफ़ेज़ खुलते हैं, तो वो अपना स्टार्टिंग का जो प्राइस है ना, वो बहुत कम रखते हैं ताकि एक कॉम्बो भी रखते हैं वो लोग, ठीक है? ताकि कंज़्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो, लार्ज मार्केट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है? तो आपको इसको कैसे लिखना है वो देखो, सबसे पहले आप प्राइसिंग का वो दे दोगे, इंट्रोडक्शन दे दोगे, इंट्रोडक्शन मैंडेटरी है। तो प्राइसिंग बताओगे कि क्या होती है प्राइसिंग, सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है मार्केटिंग मिक्स का। प्रोडक्ट जब आपका लॉन्च हो जाता है उसके बाद क्या आता है, प्राइस, ठीक है। प्रोडक्ट जब मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है उसके बाद आप अपना प्राइस सेट करते हो कि किस प्राइस में मुझे ये प्रोडक्ट को बेचना है। प्राइस जो है वो डिटरमाइन करता है कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट पोजीशन कैसे होगी और कहाँ होगी, ठीक है। प्रोडक्ट जो है डिमांड को भी इफेक्ट करता है, सॉरी, प्राइस जो है वो डिमांड को भी इफेक्ट करता है। अगर आप ज़्यादा प्राइस रखोगे डिमांड कम होगी, ठीक है। अगर आप कम प्राइस रखोगे डिमांड ज़्यादा होगी। दिस इज़ द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस का और डिमांड का, ठीक है, ये तो पता ही होगा। फिर दूसरा प्राइसिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी, जो मार्केटर है वो अपना रेवेन्यू भी कमाता है ज़्यादा ज़्यादा। अगर प्राइस ज़्यादा रखा है और लोग ज़्यादा डिमांड भी होती है, कुछ ऐसे गुड्स भी आते हैं जैसे कि लग्जूरियस गुड्स, ठीक है। अगर आपका प्राइस ज़्यादा है और लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं तो मार्केटर का रेवेन्यू भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो टू कॉमनली यूज्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज आर स्किमिंग प्राइसिंग एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ठीक है, जो कि कंपनीज अडॉप्ट करती है, जो कि अपनाती है। ये दो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज जो है कंपनी अपनाती है ज़्यादातर अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, अपने अपने इंटरेस्ट या पर्पस के हिसाब से, या फिर किस तरीके का उनका प्रोडक्ट है उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है, ठीक है। अगर बहुत लग्जूरियस प्रोडक्ट है तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स स्किमिंग प्राइसिंग अपनानी पड़ेगी, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि न्यू लॉन्च हुआ है जिसके बारे में अभी लोगों को नहीं पता है, तो उसके बारे में लोगों को बताने के लिए पेनिट्रेशन प्राइसिंग अपनानी पड़ेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर हो, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा-सा अपने आंसर को अच्छा दिखाने के लिए इम्पोर्टेंस भी बता सकते हो कि प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि एक प्रोडक्ट के सक्सेस को वो डिटरमाइन करती है। कितना सक्सेसफुल प्रोडक्ट होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे, क्योंकि हर चीज़ प्राइस से जुड़ी है, ठीक है। कंज्यूमर खरीदेगा उसको या नहीं खरीदेगा, प्राइस पे डिपेंड करता है। बिज़नेस जो है वो प्रॉफ़िट कमाएगा या नहीं कमाएगा या लॉस में जाएगा, किस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे डिपेंड करता है। मार्केट शेयर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, प्राइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्राइस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रोडक्ट सक्सेस के पीछे, ठीक है। अब आप मेन आंसर पे आओगे व्हिच इज़ स्किमिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी का जो आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है।
ऑन एनी टू बेसिस। बेसिस क्या होता है? जैसे मीनिंग हो गया, ये आप बेसिस बना सकते हो कि किस बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, मीनिंग के आधार पर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के आधार पर, प्राइस लेवल के आधार पर, या आप बेसिस का कॉलम बना देना, ठीक है। बेसिस, स्किमिंग प्राइस और पेनिट्रेशन प्राइस। सबसे पहले मीनिंग लिखो, कोई भी डिफरेंस आएगा सबसे पहले आपका एक बेसिस क्लियर होएगा, विच इज मीनिंग, और दूसरा होएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सबसे पहला मीनिंग। तो स्किमिंग प्राइसिंग क्या होता है कि हाई इनिशियल प्राइस पर आप अपने न्यू प्रोडक्ट जो भी लॉन्च किया है उसका आपने स्टार्टिंग का ही जो प्राइस है वो हाई इनिशियल हाई रख दिया बिल्कुल, यानी प्राइस जो इनिशियल प्राइस होएगा वो हाई होएगा। पेनिट्रेशन में जो इनिशियल प्राइस होएगा वो लो होएगा ताकि मार्केट में वो जो प्रोडक्ट है वो एंटर कर सके। ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्किमिंग प्राइस का? ताकि ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे बिजनेस जो है या मार्केटर जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे ज़्यादा प्राइस रख के, ठीक है, फ्रॉम अर्ली बायर्स, ठीक है। और पेनिट्रेशन में ताकि ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर हो, लोग जो हो उन्हें पता चले कि ये प्रोडक्ट भी है मार्केट में, ठीक है, लोगों को आदत पड़े, हैबिचुअल बनाने के लिए पेनिट्रेशन प्राइसेस का ये ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। प्राइस लेवल, स्किमिंग में प्राइस हाई होता है और पेनिट्रेशन में प्राइस लो होता है। टारगेट कस्टमर्स क्या होते हैं? जो स्किमिंग प्राइसेस में जो टारगेट कस्टमर्स होते हैं वो कौन होते हैं? प्रीमियम सेगमेंट के, ठीक है। प्रीमियम सेगमेंट क्यों? क्योंकि अगर कोई भी लग्जूरियस प्रोडक्ट ज़्यादा बिके जाते हैं, ठीक है, अगर आप हाई प्राइस रख रहे हो तो यानी इसका मतलब क्या है? जो कस्टमर्स, आप ऐसे कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो जो कि ज़्यादा पे करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो ये होती है प्रीमियम सेगमेंट। और पेनिट्रेशन प्राइसिंग में आप कैसे कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो जो कि प्राइस सेंसिटिव है, थोड़े प्राइस सेंसिटिव, यानी थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज आ गया तो कस्टमर जो है वो अपनी डिमांड में चेंज कर लेगा, ठीक है। आप इसलिए आप कस्टमर को प्लीज करने के लिए, आप कस्टमर को थोड़ा खुश करने के लिए आप स्टार्टिंग का जो प्राइस है वो लो रखते हो, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज कंपटीशन। तो स्किमिंग प्राइस में जो कंपटीशन होता है वो स्टार्टिंग में तो बहुत कम होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा इतने ज़्यादा हाई प्राइस पे अगर आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, तो कम ही लोग उसको खरीदेंगे, ठीक है। तो इसलिए कंपटीशन भी कम ही होता है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में जो कंपटीशन होता है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप लो प्राइस पे स्टार्ट कर रहे हो और सस्ती चीज़ तो हर कोई खरीदना चाहता है, ठीक है। तो मार्केट में भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है, कंपटीशन ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल आप ज़रूर लिखें ना, ठीक है, कोई भी आपको डिफरेंशिएट आ जाए मार्केटिंग के बेसिस पे कि स्किमिंग प्राइसिंग और पेनिट्रेशन में वो डिफरेंस बताओ, या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में और अनसॉर्ट गुड्स में डिफरेंस बताओ, तो आपको ये सारा डिफरेंस लिख के एग्जाम्पल ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो आपके डिफरेंस का जो एक्चुअल सेंस है तभी बनेगा अगर आप एग्जाम्पल भी उसको लिखोगे, क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था कि मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो स्किमिंग प्राइसिंग में एग्जाम्पल क्या आएगा? जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स लाइक स्मार्टफोन या फिर एप्पल के आईफोन का भी आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का एफएमसीजी प्रोडक्ट्स यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी प्रोडक्ट्स न्यू न्यू आते हैं, मार्केट में न्यू एंटर करते हैं, वो वाले प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद ये देखो, आप इस तरीके से अपना डायग्राम भी बना सकते हो कि प्राइस स्किमिंग क्या होती है? प्राइस जो है वो हाई है, ये प्राइस है और ये टाइम है, मतलब प्राइस जो है वो टाइम है, सॉरी, प्राइस जो है वो हाई है, ठीक है। और धीरे धीरे ये प्राइस जो है वो लो होता जाता है, ठीक है। प्राइस स्किमिंग का मतलब आप हाई इनिशियल प्राइस से स्टार्ट कर रहे हो और धीरे धीरे उस प्राइस को गिरा रहे हो, कम कर रहे हो। और पेनिट्रेशन प्राइसिंग यानी आप लो प्राइस से, इनिशियल प्राइस जो है वो आपका लो है और धीरे धीरे आप वक्त के साथ उसे बढ़ाते जा रहे हो, तो ये होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये जरूर आप इसको एग्जाम्पल में अपने आंसर में जरूर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन 2 नंबर का क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइज। तो आपको इतना समझ आ गया ना कि 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको एग्जाम्पल फ्लो चार्ट्स अच्छे से बनाने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स अंडर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर गुड्स बाय प्रिपेयरिंग अ फ्लो चार्ट, ठीक है। यानी आपको 4 गुड्स दे रखे हैं, आपको इसको कौन से कैटेगरी में आते हैं, कंज्यूमर गुड्स की कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आपको वो बताना है बाय प्रिपेयरिंग अ फ्लो चार्ट। देखो अब इसमें क्वेश्चन में ही बोल दिया कि आपको फ्लो चार्ट बनाना है, तो किस तरीके से बनाना है वो देखना। सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स के बारे में बोला है, कीवर्ड, आप कंज्यूमर गुड्स को इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करो कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि इंडिविजुअल्स खरीदते हैं अपने पर्सनल या फिर हाउस होल्ड यूज़ के लिए, इसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है,
इसको उस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है कि किस तरीके से खरीद रहे हैं वो लोग, कितना एफर्ट्स कंज्यूमर उठा रहा है बिफोर बाइंग, ठीक है? और लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द परचेज, ये इस पे डिपेंड करता है। मेन कैटेगरीज कौन सी होती है कंज्यूमर गुड्स की? सबसे पहला कन्वीनियंस गुड, फ्रीक्वेंटली ये कंज्यूमर कन्वीनियंस गुड्स कौन से होते हैं? जो बहुत बार परचेज किए जाते हैं, बहुत कम प्राइस पे बेचे जाते हैं, ठीक है? जो कि आपके फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो गए, ठीक है? दूसरा है शॉपिंग गुड्स, ये बहुत कम परचेज लेस फ्रीक्वेंटली, कंज्यूमर जो है वो प्राइस को कंपेयर करते हैं, क्वालिटी को कंपेयर करते हैं और स्टाइल को कंपेयर करते हैं, ठीक है? तो शॉपिंग गुड्स यानी कि जो आप मार्केट में जाके खरीदते हो जो भी चीज़ें, ठीक है? आप इस दुकान से पता करते हो रेट, उस दुकान से पता करते हो, तो ये सारे शॉपिंग गुड्स में आते हैं। स्पेशलिटी गुड्स कौन से हो गए? जो लग्जूरियस गुड्स हो गए, यूनिक प्रोडक्ट्स जिसके लिए कंज्यूमर जो है वो स्पेशल एफर्ट्स करने को तैयार है। अनसॉट प्रोडक्ट्स यानी कंज्यूमर, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि कंज्यूमर को पता है मार्केट में है बट उसको अभी उसकी चीज़ की नीड नहीं है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, कंज्यूमर को पता है बट अभी उसको उस चीज़ की नीड नहीं है, ठीक है? तो क्लासिफाइंग प्रोडक्ट्स हेल्प मार्केटर डिजाइन प्रॉपर प्राइसिंग, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, ठीक है? अब आपको अपना ये इंट्रोडक्शन हो गया, अब आपको अपना मेन आंसर लिखना है कि ये जो फर्नीचर, कॉटन क्लोथ्स, टॉर्च, वैक्सीनेशन, ये कौन से कैटेगरी में आएगा। तो आप ऐसे टेबल बना दो कि प्रोडक्ट, कैटेगरी टाइप और रीजन या एक्सप्लेनेशन, ठीक है? देखो अच्छा लग रहा है ना देखने में कि आपने पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर लिखा है, ठीक है? आपको आगे भी इस तरीके से, आपको अभी 12th लेवल पे नहीं, आपको आगे आप कॉलेज में भी जाओगे तब भी आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर वे में आंसर लिखना है, तब तो आपको और ज्यादा पेजेस में लिखना होगा, ठीक है? तो प्रोडक्ट आपने लिखा कि फर्स्ट है प्रोडक्ट टॉर्च, ठीक है? कैटेगरी टाइप आपको पता होगा टॉर्च जो है वो क्या है? कन्वीनियंस गुड। क्यों? क्योंकि स्मॉल, इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगा नहीं होता और मतलब इमीडिएट यूज़ के लिए ज़्यादातर खरीद लेते हैं लोग। फिर है कॉटन क्लोथ्स, ये शॉपिंग गुड्स है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जो है इस ऐसे कपड़ों की क्वालिटी कंपेयर करते हैं, प्राइस कंपेयर करते हैं बिफोर परचेज, ठीक है? फिर फर्नीचर, ये भी शॉपिंग गुड्स में आता है, होता एक्सपेंसिव है बट जो कंज्यूमर है वो फिर अगेन कंपेयर करता है, फर्नीचर जो है वो हर अलग दुकान से जाके कंपेयर करता है, इवैल्यूएट करता है बिफोर बाइंग। एंड वैक्सीनेशन इज अनसॉल्ड गुड्स, यानी कि पता है कि मार्केट में है बट अभी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? देखो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना देना। कंज्यूमर गुड्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी, अनसॉर्ट। कन्वीनियंस गुड्स में टॉर्च आ गया, शॉपिंग में कॉटन क्लोथ्स और फर्नीचर आ गया, ठीक है? स्पेशलिटी में कुछ नहीं आया अभी तक, अनसॉर्ट में वैक्सीनेशन आ गया। ये आपने इसी क्वेश्चन का फ्लो चार्ट बना दिया, ठीक है? क्लियर है? फिर आपने ये कंक्लूजन लिख दिया, ठीक है? कि बाय कैटेगराइजिंग कंज्यूमर गुड्स, जो बिजनेसेस है वो ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ईजी कर देती है, ठीक है? क्वालिटी, प्रमोशन, कंपैरिजन पे फोकस करती है और अवेयरनेस भी फैलाती है अनसॉल्ड गुड्स के लिए, ठीक है? अगर लोगों को, किन्हीं किन्हीं लोगों को नहीं पता होता कि इस तरीके की भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, उनके लिए अवेयरनेस भी फैलाती है। इससे जो प्रोडक्ट है वो सही कस्टमर्स तक सही तरीके से पहुंच जाते हैं एट द राइट टाइम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है थर्ड, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या लिखना है कि डिस्कस एनी 3 मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड एट द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको बहुत बढ़िया तरीके से रेडी करके जाना है, ठीक है? इसमें आपको, इससे जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा आता ही आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। कोई भी आपको स्टेज दे देगा, फर्स्ट स्टेज या थर्ड स्टेज, और बोलेगा इसके बारे में बताओ, या 3 ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बताओ जो कि फोर्थ स्टेज पे हो रही है या थर्ड स्टेज पे हो रही है। तो आपको पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस पता होने चाहिए। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पहले आप एक्सप्लेन करोगे है क्या? तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्सप्लेन द स्टेजेस अ प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन स्टेज से डिक्लाइन स्टेज में जो लाइफ साइकिल जाती है, जो भी प्रोडक्ट जिन जिन फेजेस से जाता है उसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं, ठीक है? सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्ट्रैटेजी बतानी है तो आपको पता होना चाहिए सेकंड स्टेज एक्चुअली में है क्या। सेकंड स्टेज क्या होता है? ग्रोथ। सबसे पहला स्टेज आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है अपने आंसर लिखते वक्त, आंसर के साइड में बना दो या आंसर के नीचे बना दो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है? तो ये सेल्स है आपकी, ये टाइम है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सबसे पहला इंट्रोडक्शन स्टेज, जब प्रोडक्ट नया नया लॉन्च होता है मार्केट में। उसके बाद ग्रोथ स्टेज, जब जो प्रोडक्ट है उसको सेल्स आ रही होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर जो है वो बढ़ने लगता है, ब्रांड इमेज बढ़ने लगती है। मैच्योरिटी, जब प्रोडक्ट जो है वो अपने पीक पर पहुंच जाता है, ठीक है? जब उसका स्टार्ट हो जाता है नुकसान होना, जब कंपटीशन आ जाता है मार्केट में बहुत ज़्यादा, ठीक है?
डिक्लाइन स्टेज जब मार्केटर को लॉस होने लगता है, उसके प्रोडक्ट जो है वो बिकता नहीं है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट पे, ऑल्टरनेटिव पे सेम वैसा ही प्रोडक्ट कम दाम पे मिल रहा होता है। या फिर और भी रीज़न्स हो सकते हैं कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया मार्केट में, जिसके कारण कंज़्यूमर ने उसकी डिमांड कम कर दी, इसलिए डिक्लाइन स्टेज आ गया। तो सेकंड स्टेज के बारे में बोला है, व्हिच इज़ ग्रोथ स्टेज, जहाँ पे सेल्स बढ़ती हैं, प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होता है, कंज्यूमर जो मार्केटर है वो मार्केट शेयर ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, ब्रांड इमेज स्ट्रेंथन होती है, और कॉम्पिटिटर से अभी फ़िलहाल कॉम्पिटिटर्स एंटर नहीं करते मार्केट में, ठीक है? तो राइट स्ट्रैटेजीज़ इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ड्यूरिंग द ग्रोथ स्टेज, जिसके कारण आप अगर ग्रोथ स्टेज में ही अपना प्रोडक्ट इतना अच्छा कर लोगे ना, तो मैच्योरिटी और डिक्लाइन स्टेज आएगा ही नहीं। बट नियम है कि हर इंसान जो है जिस तरीके से हर फ़ेज़ में चलता है, ठीक है? उसका एडल्टहुड आता है, ठीक है? टीनेज आता है, एडल्टहुड आता है, फिर उसका ओल्ड एज आती है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट की भी लाइफ़ साइकिल होती है, ठीक है? तो 3 मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ एट ग्रोथ स्टेज क्या होती है? सबसे पहला प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है? कंपनी जो है इस स्टेज में क्या करने की कोशिश करती है? प्रोडक्ट को मॉडिफ़ाई करती है। अपने प्रोडक्ट को बार-बार रेगुलरली जो उसके फीचर्स में कुछ-कुछ एनहांस करने लगती है, क्वालिटी एनहांस करती है, ठीक है? बोलती है कि नया फीचर आया है, डिज़ाइन नया है, ताकि कस्टमर जो है उसको नया मिलता रहे कुछ-कुछ, ठीक है? क्योंकि कस्टमर जो है उसको सेम चीज़ बोरिंग लगने लगती है, तो कंपनी क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन क्रिएट करती है, फीचर्स क्रिएट करती है, ताकि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस पूरी हो। अपने प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करती है कि हम आप हमारा प्रोडक्ट क्यों लो एज़ कम्पेयर टू दूसरों का प्रोडक्ट, ठीक है? ब्रांडिंग इंक्रीज़ करती है, एडवर्टाइज़मेंट इंक्रीज़ करती है। एग्ज़ाम्पल आईफ़ोन भी ले सकते हो या कोई भी स्मार्टफ़ोन ले सकते हो। आईफ़ोन जो देखो, अभी तक लोग आईफ़ोन के पीछे क्यों रहते हैं? क्योंकि कंज़्यूमर को पता है कि हमेशा नया जो मॉडल आता है उसमें कुछ नया ही फ़ीचर्स होते हैं, ठीक है? या कुछ नई ही क्वालिटी, नया ही डिज़ाइन होता है। इसलिए जो एप्पल कंपनी होती है उसके पास ये प्रेशर रहता है कि अपने प्रोडक्ट को बार-बार डिफरेंशिएट करना है, इम्प्रूव करना है, ठीक है? क्यों ज़्यादा लोग ओप्पो के पीछे या फिर वन प्लस के पीछे ज़्यादा क्यों नहीं जाते? लोग आई एप्पल के पीछे ही क्यों जाते हैं? क्योंकि ऐसी एप्पल जो कंपनी है उसने अपनी ब्रांड ऐसे तरीके से पोज़ीशन कर रखी है, ठीक है? सेकंड इज़ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़। प्राइस एडजस्टमेंट्स आर मेड टू रिमेन अट्रैक्टिव, ठीक है? यानी जो कंपनी क्या करती है, प्राइसिंग जो स्ट्रैटेजी है उसको मतलब कॉम्पिटिटिव रखती है। जैसे कि अगर उसको कंपनी को दिख रहा है कि मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिशन तो है नहीं मेरे मेरे प्रोडक्ट के मुकाबले, तो वो प्राइस को हाई रखती है। कंज्यूमर कहाँ जाएगा? मेरे पास ही आएगा, ठीक है? बट अगर जैसी कंपनी को दिखने लगता है कि यार प्रोडक्ट जो है अब इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बढ़ने लगे हैं, तो कंपनी क्या करती है, बोलती है चलो हमने कुछ सेल निकाली है या हमने इस पे डिस्काउंट दिया है इतना परसेंट, तो वो थोड़ा-थोड़ा कम करती जाती है प्राइसेस, ठीक है? ताकि कंज्यूमर भी सैटिस्फाई हो सके। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है वो कंपनी कॉम्पिटिटिव रखती है। तीसरा अग्रेसिव प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग, जो कंपनीज़ है वो बहुत अग्रेसिव तरीके से प्रमोशन करती है, यानी अग्रेसिव तरीके से प्रमोशन करना यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रमोशन करती है, ताकि कंज्यूमर को हर टाइम पता चलता रहे। कंज्यूमर की मेल पर भेज देती है प्रमोशन, कंज्यूमर के एसएमएस पे भेज देती है, ठीक है? मार्केटिंग कैम्पेन्स होती है ताकि प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, ब्रांड लॉयल्टी ये सब इंक्रीज़ हो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल जैसे टीवी एड्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज़ को बोलती हैं पैसा देके कि आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो, ठीक है? ताकि ज़्यादा वाइडर ऑडियंस आए, लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है? अब इन द ग्रोथ स्टेज जो कंपनीज़ हैं वो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। ये आपका कंक्लूजन आ रहा है, ठीक है? आंसर आपका ख़त्म हो रहा है अब। जो कंपनी है वो ज़्यादा प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है, प्राइसिंग इम्प्रूव करने की कोशिश करती है, ताकि जो कस्टमर बेस हो वो लॉयल बना रहे, ठीक है? इस स्टेज पे इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ आती है ताकि प्रोडक्ट लाइफ़ साइकिल ज़्यादा अच्छी सक्सेसफुल हो, ठीक है? उसके बाद आप ये ऐसे फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, ठीक है? ये आपका समझ आया कि ये इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, फ्लो चार्ट, डायग्राम ये सब कैसे आपको बनाना है, इतना आप क्लियर हो गया होगा अब तक कि किस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करके लिखना है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन। अगेन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। जब भी आपको डिफरेंशिएट करने को आ रहा है तो आप
जिसके भी बारे में डिफरेंशिएट करने को आ रहा है, एडवर्टाइजिंग और वर्ड ऑफ माउथ। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन लिख देना है कि ये दोनों इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं प्रमोशन के, ठीक है? दोनों हेल्प करते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने में, कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करने में, ठीक है? ताकि कंज्यूमर को परसुएड करने में कि क्यों वो हमारा प्रोडक्ट खरीदें, ठीक है? बट इनमें क्या डिफरेंस होता है कि इनकी अप्रोच अलग-अलग होती है, इनकी कॉस्ट अलग होती है, इनका कंट्रोल अलग होता है, ठीक है? तो अगर हम सही कम्युनिकेशन टूल चूज़ करें, तो उससे क्या होएगा कि ब्रांड अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ती है, ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ता है, सेल ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? तो व्हाइल एडवर्टाइज़िंग जो है वो ज़्यादा ऑडियंसेस तक पहुँचती है, वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है, जब हम जब मैंने कोई सर्विस ली या मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा और मैं उस प्रोडक्ट के बारे में अपने किसी दोस्त से कह रही हूँ, ठीक है? और वो जो दोस्त है वो आगे किसी 4 लोगों से कह रही है, तो ये होता है वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन, कि आपका लोगों के ज़रिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के ज़रिए ही आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो है वो आपका प्रमोट हो रहा है, ठीक है? अब आपको डिफरेंस कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन लिख दिया आपने थोड़ा-सा दोनों के बारे में, डिफरेंस कैसे लिखना है, बेसिस लिखोगे, ठीक है? कि किस बेसिस पे आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, बेसिस में सबसे पहला क्या आएगा, डेफिनिशन और ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है? डेफिनिशन क्या होता है इसमें एडवर्टाइजिंग का, कि पेड कम्युनिकेशन होती है, ठीक है? यूज्ड टू इन्फॉर्म और परसुएड कस्टमर्स अबाउट अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, ठीक है? तो ये पेड होता है, एडवर्टाइजिंग में टीवी एड्स वगैरह में पैसा तो लगता है, ठीक है? कंज्यूमर को परसुएड करने के लिए अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, और ये क्या होता है, ये ऑनलाइन होता है, ठीक है? एडवर्टाइजिंग में टू वे डायरेक्ट कम्युनिकेशन ना होके इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है कि ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है बाय सैटिस्फाइड कस्टमर्स। इसकी जो कॉस्ट होती है एडवर्टाइजिंग की, नेक्स्ट बेसिस इज कॉस्ट, तो इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है एडवर्टाइजिंग की, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा क्रिएटिव डिज़ाइंस चाहिए होते हैं। और जो वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन होता है उसकी थोड़ी लो कॉस्ट होती है, क्योंकि आपको बस अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं, तो उसमें ज़्यादा क्या ही कॉस्ट लगेगी, ठीक है? कंट्रोल, इसमें जो पूरी एडवर्टाइजिंग होती है सारी कंपनी कंट्रोल करती है, कंपनी के अंडर होती है कि किस तरीके से आपको अपनी एड्स बनानी है, ठीक है? क्या टाइमिंग, क्या क्या मैसेजेस लिखने हैं, शॉर्ट मैसेजेस लिखने हैं ताकि कंज्यूमर जो है वो एक नज़र में देख ले, ठीक है? और वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन कंट्रोल नहीं होती, कौन कंट्रोल करेगा, ठीक है? मैंने सर्विस ली है तो मैं ही तो कंट्रोल करूंगी ना कि मेरे को किस तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो ये टोटली कंज्यूमर पे डिपेंड करती है, कंज्यूमर के एक्सपीरियंस पे और उसके ओपिनियन पे डिपेंड करती है, ठीक है? एडवर्टाइजिंग क्या होता है, इसकी क्रेडिबिलिटी, ये थोड़ा लेस क्रेडिबल होता है, यानी मतलब क्रेडिबल यानी कि जिस पे हम रिलाय कर सकते हैं, ठीक है? जो ज़्यादा रिस्पॉन्स दे सकते हैं, कंज्यूमर जो है वो उसी तरीके से देखेगा। एडवर्टाइजिंग में आप अपने एड्स दिखा दिए, अब आप फोर्स नहीं कर सकते ना एड्स के ज़रिए कि हमारा प्रोडक्ट लो। कंज्यूमर जो है वो अपने तरीके से देखेगा, वो बायस भी हो सकता है उस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है? या फिर बायस नहीं भी हो सकता, तो वो अपने तरीके से देखेगा, उसको किस तरीके से उस प्रोडक्ट की एड को देखना है। वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन जो होती है हाईली क्रेडिबल होती है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि ये ज़रूर लेना, अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो आप वो लोगे वो चीज़, ठीक है? तो ये ज़्यादा क्रेडिबल होती है, क्योंकि जो रिकमेंडेशंस जो आती है, जो सजेशन जो आते हैं, एक्सपीरियंसेस जो शेयर किए जाते हैं ना, वो ट्रस्टेड सोर्सेज़ से किए जाते हैं कि आपको लेनी ही पड़ती है वो प्रोडक्ट या सर्विस, ठीक है? आप भी बोलते हो कि यार इतना क्या है उस प्रोडक्ट में, या ऐसी क्या है उस सर्विस में कि इतना ही इसको अच्छा लगा, तो मैं भी वो चीज़ ट्राई करूँगा। ठीक है? तो इसलिए जो एडवर्टाइज़िंग की जो रीच होती है वो ज़्यादा वाइडर ऑडियंस तक रीच रीच पहुँचती है। जैसे टीवी हो गया, बिलबोर्ड्स हो गया जो मैंने बताया था, ऑनलाइन एड्स हो गए, सोशल मीडिया के थ्रू हो गया। वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन ज़्यादा लिमिटेड, मतलब ज़्यादा वाइडर नहीं होती, थोड़ी लिमिटेड होती है। क्योंकि सोशल जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क होगा उतनी ज़्यादा आपकी जो सर्विस की प्रमोशन होगी, वो होगी। ठीक है? हेंस एडवर्टाइजिंग जो है होता है वो पेड और कंट्रोल्ड होता है, और वर्ड ऑफ माउथ टोटली रिलाई करता है पर्सनल रिकमेंडेशंस पे। इस तरीके से आप अपना आंसर जो है वो खत्म कर सकते हो, कंक्लूजन दे सकते हो इस तरीके से। ये आपका, फिर आप क्या लिख दोगे, ये थोड़ा सा डायग्राम हो गया, ठीक है? फ्लो चार्ट हो गया। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आई हाईली रिकमेंड 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कि आप डायग्राम, फ्लो चार्ट ये सब बनाओ ही बनाओ, ठीक है? क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स ग्रैब करने के लिए आपकी हो जाता है कि आप ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो ऐसे आंसर से। नेक्स्ट इज ये हमारा 4 मार्क्स का आंसर है, ठीक है? अब देखो 4 मार्क्स के आंसर में मैंने बोला था कि जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे ये प्रोडक्ट चैप्टर से है, ठीक है? प्रोडक्ट चैप्टर में आपको कोई भी दे दी है, लाइन दे दी है, स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है?
आपसे पूछा क्या है वो आप देखना। प्रोडक्ट हैव देयर ओन आइडेंटिटी एंड पर्सनैलिटी, ठीक है, ये स्टेटमेंट दे रहा है। बोल रहे डिस्क्राइब द अदर कॉम्पोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट विच कॉन्ट्रीब्यूट टू मेकिंग द टोटल प्रोडक्ट ऑफरिंग, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एनी 4 एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो यानी प्रोडक्ट्स की खुद की आइडेंटिटी पर्सनालिटी होती है, ठीक है, सबको पता है। बट उसने बोला गया है कि कंपोनेंट्स बताने हैं बेसिकली आपको प्रोडक्ट के, ठीक है। और साथ ही साथ आपको 4 एग्जांपल्स भी देने हैं। बोला था ना मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एग्जांपल्स। तो पहले आप प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दोगे कि प्रोडक्ट होता क्या है। प्रोडक्ट सिर्फ एक फिजिकल आइटम या सर्विस नहीं होता। प्रोडक्ट एक सेटिस्फैक्शन होती है, एक वैल्यू होता है, एक एक्सपीरियंस होता है कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर उसको खरीदता है। सिर्फ एक कंज्यूमर जब प्रोडक्ट ले रहा होता है वो एक सिर्फ प्रोडक्ट ना लेकर वो उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी ले रहा होता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी उसकी सर्विस भी ले रहा होता है। तो और भी जो भी कंपोनेंट्स होते हैं प्रोडक्ट के वो टोटल प्रोडक्ट ऑफरिंग बनाते हैं, जिसके कारण जो प्रोडक्ट की अपील होती है, प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज होती है, ब्रांड लॉयल्टी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा एक्सपैंड करके लिखना होगा अपना आंसर। तो आपने इंट्रोडक्शन देके आपने इंपॉर्टेंस बता दी टोटल प्रोडक्ट ऑफरिंग की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस में आप क्या लिख सकते हो कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सबसे पहला जो प्रोडक्ट होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले कंज्यूमर सेटिस्फाई होता है। हमारा मार्केटिंग का एंड गोल कौन क्या होता है, कंज्यूमर होता है, ठीक है। आपने कुछ भी लिया, आपने स्टार्ट करा अपने प्रोडक्ट से, ठीक है, फिर आपने प्राइस सेट किया, आपने प्रमोशन किया, आपने एडवर्टाइजिंग करी, ठीक है, उसके बाद ये सब आपने इतना प्रोसीजर किया क्यों, ताकि कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए ना प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर इज द एंड, ठीक है। तो इसलिए कंज्यूमर सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। तो कस्टमर फील दे आर गेटिंग मोर देन जस्ट द प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल स्मार्टफ़ोन जो होता है वो वारंटी के साथ आता है, ठीक है। कंज्यूमर को लग रहा है कि हाँ यार सर्विस तो दे रहा है, प्रोडक्ट के साथ सर्विस भी दे रहा है, ठीक है। फ्री ईयरफ़ोन्स, प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स या आफ्टर सेल सर्विसेज़, ये सब कंज्यूमर सैटिस्फाई होते हैं कि हाँ, मेरे को इतनी सा एक प्रोडक्ट मैंने एक बार इन्वेस्ट किया है बट मेरे को उसकी जो सर्विसेज़ हैं वो भी बहुत लंबे समय तक मिल रही हैं, ठीक है। सेकंड इज़ ब्रांड लॉयल्टी। तो एक्स्ट्रा फीचर्स और सर्विसेज जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं ताकि कंज्यूमर जो है वो बार बार प्रोडक्ट को खरीदे, ठीक है। जो ब्रांड लॉयल्टी बढ़े, कंज्यूमर जो है वो हैबिचुअल हो जाए आपके प्रोडक्ट से, ठीक है। थर्ड इज डिफरेंशिएशन फ्रॉम द कंपटीटर्स, वही कि हमारा कंज्यूमर जो है वो आपका ही प्रोडक्ट क्यों ले दूसरे के मुकाबले, ठीक है। तो आपको अपना प्रोडक्ट को इस तरीके से स्टैंड आउट करवाना होगा, ठीक है। अच्छा एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीचर्स ऐड करके, सर्विसेज ऐड करके, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो स्टैंड आउट हो जाए इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। फोर्थ इज एनहांस्ड मार्केट वैल्यू, ठीक है। जैसे लैपटॉप्स आते हैं अलग अलग प्रीमियम डिज़ाइन के साथ, नए मॉडल्स आते हैं लैपटॉप्स के, इसके साथ आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिलता है। अगर आपको चलाना नहीं आता तो आपको मिलेगा। प्रिंटर अगर आप लेते हो, ठीक है, वो जो इंसान है वो प्रिंटर की पूरी इंस्टॉल करके जाएगा, किस तरीके से चलाना है वो सब सब बताएगा आपको, ठीक है। तो ये ज़्यादा आपकी मार्केट वैल्यू को इन्हांस करते हैं। अब आता है आपका मेन आंसर, कंपोनेंट्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट ऑफरिंग, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है कंपोनेंट, कोर प्रोडक्ट, ठीक है। जो मेन प्रोडक्ट है वो, जैसे कि आप वॉशिंग मशीन ले रहे हो तो कोर प्रोडक्ट क्या हुआ आपका, वॉशिंग मशीन ले क्यों रहे हो, ताकि कपड़े साफ धुले आपके, ठीक है। तो मेन कोर प्रोडक्ट क्या हो गया, क्लीन क्लोथ्स। तो जो मेन बेनिफिट होता है, जो मेन पर्पस, जिस पर्पस के लिए आप अपने प्रोडक्ट को ले रहे हो, वो होता है कोर प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे मैं लैपटॉप ले रही हूँ, क्यों ले रही हूँ, ताकि मैं और अच्छे से पढ़ सकूँ। जितना मैं फ़ोन से पढ़ती हूँ उतना कंपैरेटिवली मैं बड़ी स्क्रीन पे पढ़ सकूँ, ठीक है। तो कोर प्रोडक्ट क्या हुआ, गुड एजुकेशन, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होता है, एक्चुअल प्रोडक्ट होता है जो आप प्रोडक्ट ले रहे हो। जैसे वॉशिंग मशीन, जो आपने प्रोडक्ट लिया तो वो वॉशिंग मशीन जो है वो आपका एक्चुअल प्रोडक्ट हुआ जिसको आप छू सकते हो, ठीक है। ब्रांड जो है, ठीक है, आप इस टैंजी जो टैंजिबल प्रोडक्ट जिसको आप छू सकते हो, जिसमें डिज़ाइन, फीचर्स, ब्रांड नेम, क्वालिटी, स्टाइल ये सब आता है, तो ये जो है हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट यानी जो आपको उस प्रोडक्ट से मिलने वाली सर्विसेज हैं, जो आपको उस प्रोडक्ट से मिलने वाला सपोर्ट है, जिसके कारण और ज़्यादा कंज्यूमर की सैटिस्फैक्शन बढ़ती है, वो होता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। वॉशिंग मशीन आप ले रहे हो, वॉशिंग मशीन क्या हुआ आपका, एक्चुअल प्रोडक्ट हुआ। वॉशिंग मशीन से मिलने वाला जो बेनिफिट है, साफ कपड़े धुले, ये क्या हुआ आपका, ये हुआ आपका कोर प्रोडक्ट। और वॉशिंग मशीन से मिलने वाली जो आपको फ्री डिलीवरी है, इंस्टॉलेशन है, 2 साल की वारंटी है, आफ्टर सेल सर्विसेज़ है, ये आपका क्या हुआ, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। क्लियर हुआ इतना चीज़? ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट ऑफरिंग ये आपने देखो,
किस तरीके से क्लासिफ़ाई की, ये आपने लिख दिया प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में आपने एग्ज़ाम्पल 4 एग्ज़ाम्पल लिखने थे, सबसे पहला एग्ज़ाम्पल लिखा स्मार्टफ़ोन। स्मार्टफ़ोन में कोर प्रोडक्ट क्या है? हम स्मार्टफ़ोन क्यों लेते हैं? ताकि कोई-कोई लोग लेते हैं कैमरा क्वालिटी के लिए, कोई लोग लेते हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो कोर प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा? कम्युनिकेशन। एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है हमारा? स्मार्टफ़ोन, ठीक है। ब्रांड है, डिज़ाइन है, कैमरा है, बैटरी है, ठीक है। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या हुआ हमारा? वारंटी। जो इस प्रोडक्ट जो हमने ये लिया, स्मार्टफ़ोन लिया, इससे हमें मिलने वाली वारंटी हो गई, फ्री ईयरफ़ोन्स हो गए, सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो गई। दूसरा लैपटॉप, कोर प्रोडक्ट जैसे मैंने बोला वर्क के लिए या फिर गुड एजुकेशन के लिए, ये हो गया मेरा कोर प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है? मेरा ये लैपटॉप। रैम हो गया, स्टोरेज हो गया, स्क्रीन हो गया, ये लैपटॉप है मेरा, ठीक है? और ब्रांड भी हो सकती है मेरे लिए इम्पोर्टेंट एक्चुअल प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या हो गया? जो मेरे को इस प्रोडक्ट से मिलने वाली सर्विसेज़ है। टेक्निकल सपोर्ट हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो गया, वारंटी हो गया, ये जो मिलने वाली मुझे सर्विसेज़ है, ये आ जाता है इसमें ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में। कॉफ़ी मेकर जो है, कॉफ़ी मेकर का कोर प्रोडक्ट क्या है कि मैंने क्यों लिया है कॉफ़ी मेकर ताकि मैं अच्छी कॉफ़ी पी सकूँ, ठीक है? तो ये कोर प्रोडक्ट हो गया मेरा। और एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है कि जो ब्रांड हो गया कॉफ़ी मेकर का, जो डिज़ाइन हो गई, जो फीचर्स हो गए, जो कैपेसिटी हो गई, वो एक्चुअल प्रोडक्ट है। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या है? मेरे को इसके साथ रेसिपी बुक भी मिल रही है, मेरे को इसके साथ सर्विस गारंटी भी मिल रही है, मेंटेनेंस भी मिल रही है, ठीक है? कार, फोर्थ एग्ज़ाम्पल, कोर प्रोडक्ट क्या है? क्यों ले रही हूँ मैं कार? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एक्चुअल प्रोडक्ट क्या हो गया? कार। कार का जो मॉडल है, डिज़ाइन है, इंजन है, ठीक है? ये सारा मेरा हो गया कार का एक्चुअल प्रोडक्ट, ठीक है? ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या है इससे कि मेरे को इंश्योरेंस मिल रही है, रोड साइड असिस्टेंस मिल रही है कि किस तरीके से चलानी है, कैसे चलानी है, वारंटी एक्सटेंडेड मिल रही है मेरे को। तो टोटल प्रोडक्ट ऑफरिंग जो है वो क्या इंश्योर करता है कि कस्टमर्स जो है उनको कोर प्रोडक्ट से ज़्यादा चीज़ें मिलें, ठीक है? उनकी सैटिस्फैक्शन बढ़े। कोर बेनिफिट तो मिले ही मिले, एक्चुअल प्रोडक्ट सर्विस फीचर्स भी मिले और जो उस प्रोडक्ट जो वो खरीद रहे हैं उससे मिलने वाली आगे की सर्विसेज भी मिले, ताकि इससे क्या क्या होएगा, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, लॉयल्टी बढ़ेगी, ठीक है? आपका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर हैबिचुअल हो जाएगा कि हमेशा आपके पास ही आएगा लेने के लिए, ठीक है? तो इस तरीके से आपकी टोटल प्रोडक्ट ऑफरिंग तो समझ आया कि किस तरीके से आपने आंसर लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है? उसके बाद आपने इम्पोर्टेंस लिखी, फिर उसके बाद आपने जो एक्चुअल आंसर पूछा था कंपोनेंट्स वो लिखे। फिर आपने एक टैबुलर फॉर्मेट में ये प्रोडक्ट को कोर प्रोडक्ट इसको क्लासिफाई कर दिया, ठीक है? एग्जांपल्स के लिए आपने टैबुलर फॉर्मेट यूज़ किया, देन आपका ये कंक्लूजन आंसर खत्म हुआ, ठीक है? तो इस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है? प्रेज़ेंटेशन मैटर्स। फिर ये लास्ट हमारा मैंने क्वेश्चन लिया है एक, ये भी 4 मार्क्स का ही है कि ऑनलाइन मार्केटिंग मीन्स हैसल फ्री मार्केटिंग। हैसल फ्री मार्केटिंग यानी जिसका बहुत ईज़ी एक्सपीरियंस हो, ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस ना हो ज़्यादा उसका, ठीक है? तो ऑनलाइन मार्केटिंग मीन्स हैसल फ्री मार्केटिंग, ठीक है? ज़्यादा मतलब कि ऑनलाइन मार्केटिंग जो होती है वो बहुत ही ईज़ी मार्केटिंग होती है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो मार्केटर के व्यू पॉइंट से 4 रीज़न्स देके, ठीक है? आप मार्केटर हो, ठीक है? और आपको ये अपने व्यू पॉइंट से लिखना है कि किस तरीके से ऑनलाइन मार्केटिंग ईज़ी होती है, ठीक है? तो उसके बाद आप ऑनलाइन मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन लिखोगे कि इसको डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं। ये प्रोडक्ट्स को आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, ठीक है? अब इसको हैसल फ्री फ्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो मार्केटिंग चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि आप कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है ना, आपने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बनाया बट आप उसको बेच नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास आप दूर-दराज के एरियाज़ में बेच नहीं पा रहे ड्यू टू ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस। आप हाई कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे? ऑनलाइन बेचना स्टार्ट करोगे, ठीक है? इसकी इम्पोर्टेंस बताओगे, ठीक है? कि ज़्यादा ऑडियंस कैप्चर होती है, कॉस्ट एफिशिएंट है कि आप ऑनलाइन फ़ोन होता है सबके पास, आज के टाइम पे सबके पास फ़ोन है, अपलोड कर दो, प्रमोट कर दो, ठीक है? तो 4 रीज़न्स फिर आप लिखोगे 4 रीज़न्स व्हाई ऑनलाइन मार्केटिंग इज़ हैसल फ्री। सबसे पहले तो वाइडर रीच होती है, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने होते, आपको बस अपना प्रोडक्ट अच्छा रखना है। कंज़्यूमर जो है वो हर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट पे हर कोई इंटरनेट पे जुड़ा है, तो आपको बस अपने फ़ोन से अपलोड करके प्रमोट करना है प्रोडक्ट को और स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप इसका एग्ज़ाम्पल भी लिख देना। सेकंड इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एंड बजट फ्रेंडली, ठीक है? जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है जैसे कि टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये ज़्यादा हाई कॉस्ट लगती है इनकी, ठीक है? प्रमोट करने के लिए, बट जो ऑनलाइन मार्केटिंग है उसमें कुछ कॉस्ट नहीं लगती, ठीक है? फिर तीसरा है रियल टाइम ट्रैकिंग, आपको पता चलेगा कि अगर कंज़्यूमर ने आपका प्रोडक्ट
को जैसे आपने सोशल मीडिया पे अपलोड किया, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के बारे में, कंज़्यूमर क्या क्या फीडबैक है आपको पता चलेगा, ठीक है? आपको घर बैठे-बैठे आपको पता चल जाएगा कि कंज़्यूमर का क्या फीडबैक है। उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कंज़्यूमर क्या सोच रहा है आपके प्रोडक्ट में, या फिर कंज़्यूमर अगर बोल रहा है कि आप इसमें ये चेंजेज़ कर सकते हो, तो आप वो फ़ॉलो कर सकते हो, ठीक है? आप ट्रैक कर सकते हो, अगर कोई कंज़्यूमर ऑर्डर कर देता है, तो आप ट्रैक कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को, ठीक है? कि कहाँ तक पहुँचा है। फिर प्रिसाइज़ टारगेटिंग ऑफ कस्टमर्स, ठीक है? तो ऑनलाइन मार्केटिंग टूल्स जो हैं, वो कैसे वो इसको टारगेट करते हैं ऐज के बेसिस पे कि कहाँ पे कंज़्यूमर है, ठीक है? कंज़्यूमर जो है, मैंने पहले भी बताया था, कंज़्यूमर जो है वो स्कैटर्ड है मार्केट में, फैले हुए हैं मार्केट में। तो आप हर एरिया में जाकर तो फेस टू फेस नहीं बेच सकते ना। तो मार्केटर्स जो है वो उन कस्टमर्स को ढूँढ लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा खरीदेंगे प्रोडक्ट को, जो कि पता है मार्केटर को कि ये जो इंसान है ये खरीदेगा ही मेरा प्रोडक्ट, ठीक है? तो इसलिए फिर उसके बाद आप इसमें क्या करोगे, थोड़ा-सा फ्लो चार्ट बना दोगे, ठीक है? और ये आपका कंक्लूजन खत्म कर दोगे कि हेंस फ्रॉम अ मार्केटर्स व्यू पॉइंट ऑनलाइन मार्केटिंग हैसल फ्री है, क्योंकि इससे ज्योग्राफिकल बैरियर्स लिमिटेड होते हैं, कॉस्ट कम लगती है, आपको फीडबैक इंस्टेंट मिल जाता है, और आप टारगेट भी कंज्यूमर को अच्छे तरीके से टारगेट कर सकते हो। ठीक है? तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन ये मेन रखना, फ्लो चार्ट रखना, आंसर को टैब्यूलर फॉर्मेट में भी ज़रूर से लिखना। ठीक है? अब हम थोड़ा आ जाते हैं अपने इस पे, ये आपका मैंने सेक्शन बी का जो था आंसर राइटिंग का कवर करा दिया। अब हम सेक्शन ए में देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए जाते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कैसे लिखने हैं। देखो, फर्स्ट जो है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से है। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट जो है आपका क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ कम्युनिकेशन डू स्टूडेंट्स स्पेंड मोस्ट टाइम एंगेज्ड इन, कि कौन से टाइप की कम्युनिकेशन में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा टाइम अपना एंगेज करते हैं। तो मैं आपको ये थोड़े बहुत करवाऊँगी क्वेश्चंस, ठीक है? बाकी आप खुद से भी प्रैक्टिस करना। तो क्योंकि पता है जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा अपना टाइम क्लासरूम में, लेक्चर्स में बिताते हैं, ठीक है? तो वो लिसनिंग में सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन, लिसनिंग में सबसे ज़्यादा उनका टाइम वो होता है, एंगेज रहते हैं। सेकंड इज़ व्हिच इज़ द करेक्ट स्टेप टू सेव अ प्रेज़ेंटेशन, आपने अगर प्रेज़ेंटेशन बनाई होगी तो आपको पता होगा कि फ़ाइल जो है आपने बना दी, फ़ाइल फ़ोल्डर में जाके आपको सेव एज़ पे क्लिक करना है। आपको फ़ाइल का नेम टाइप करना है और सेव करना है। इसको आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। देखो, अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो फाइल है, आप फाइल में गए, आपने ओपन किया, फाइल नेम लिखा, फिर आप दोबारा ओपन करोगे, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको एलिमिनेट कर दो। सी जो ऑप्शन है उसमें क्या लिखा है, फाइल पे गए, उसके बाद आपने क्लोज़ कर दिया, फिर आप उसको सेव कर रहे हो, तो ये ऐसे तो नहीं होता ना कि क्लोज़ करके फिर आप सेव कर रहे हो, ये नहीं होता, तो ये भी काट दो। फाइल में गए, टेम्पलेट में गए, सेव एज़ टेम्पलेट नहीं, आपने फाइल नेम तो टाइप ही नहीं करा, तो ये भी नहीं होएगा। तो सबसे करेक्ट प्रोसीजर क्या हुआ आपका, बी, फाइल, सेव एज़ और टाइप फाइल नेम, ठीक है? ये हुआ आपका। नेक्स्ट इज़ मालविका हैज़ अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सोशल इन्हिबिशन एंड इनेडिकेसी, कौन-सी टाइप की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है? तो सबसे पहली ये है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी। अवॉइडेंट क्यों? क्योंकि जो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी होता है ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव, आप बातों से बहुत ज़्यादा वो होने लगते हो, अफेक्ट होने लगते हो, ठीक है? आपको लगने लगता है कि आप इनेडिकेट हो, आप इनफ नहीं हो उतने ज़्यादा। तो देखो दूसरा, और ऑप्शंस में देखो तो डिपेंडेंट, डिपेंडेंट यानी आप दूसरे पे ही डिपेंड हो रहे हो, पर नहीं, इसमें वो नहीं है। ऑब्सेसिव यानी आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ऑब्से ये आपका जो है ना, ये आपका स्ट्रेस वाले में आएगा। ठीक है? जो आपका एक चैप्टर होएगा, उसमें ये आंसर क्वेश्चन्स लिखे होंगे, उसमें आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सारे जो पर्सनैलिटी टाइप्स हैं वो लिखे होंगे, तो उसमें से सिर्फ़ एक एमसीक्यू बनता है, ठीक है? उसमें से डायरेक्ट 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता, तो उसमें से आप बस पढ़ लेना उसको, 1 मार्क्स के क्वेश्चन्स बनते हैं उसमें से, ठीक है? फिर है इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन, सॉरी एमसीक्यूज़ वाले, कि नेम द कॉन्सेप्ट यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो जब मैंने क्लास ली थी, मैंने बताया था कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं, वो कौन से होते हैं? प्रोडक्ट लाइन, ठीक है? प्रोडक्ट लाइन क्या होता है? जब आप रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो आपने एक ग्रुप में जोड़ लिए, जैसे कि कोका कोला जो होगी, बेवरेजेस हो गई, उसमें क्या-क्या आ जाता है आपका, कोक आ जाता है, डाइट कोक आ जाता है, कोक ज़ीरो आ जाता है, ये सारी क्या है आपकी प्रोडक्ट लाइन होगी। एक तरीके के प्रोडक्ट्स आपने एक ग्रुप में रख दिए, रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो आपने रख दिए, उसको प्रोडक्ट लाइन कहते हैं, ठीक है? ये याद रखना, ठीक है? फिर नेक्स्ट है कि एक्स ब्यूटी सैलून चार्जेस अ हायर प्राइस फॉर इट्स सर्विसेज लाइक हेयर कट, मैनिक्योर, फेशियल, पेडिक्योर, बट चार्जेस अ लोअर प्राइस फॉर अ पैकेज इंक्लूडिंग ऑल दीज सर्विसेज। आइडेंटिफाई द प्राइसिंग पॉलिसी। देखो,
अगर कोई मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हेयर कट, मैनिक्योर, फेशियल, पेडिक्योर, इसमें लड़कियों को तो पता ही होगा, अलग से जो है अगर आप इसको ले रहे हो तो हाई प्राइसेस लगेंगे, बट अगर आप इन सब का पैकेज बना रहे हो एक, तो आपको उसको लो प्राइस रखेगा, तो इसको कहते हैं हम टीम प्राइसिंग। ये जोमेटो वगैरह में भी लगता है, आप जब कॉम्बो लेते हो ना बर्गर के, फ्राइज के, कोक के, तो जो कॉम्बो लेते हो उसको कहते हैं टीम प्राइसिंग, बट वही अगर आप अलग से लोगे तो आपको थोड़े महंगे पड़ेंगे। ठीक है, तो टीम प्राइसिंग क्या होता है, जब आप किसी बहुत सारी सर्विसेज का एक पैकेज बना के उसे बेच रहे हो तो उसे टीम प्राइसिंग कहते हैं। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कौन सी होती है, बताया था कि अगर आप है प्रोडक्ट 100 रुपए का, पर आप उसको 99 लिख रहे हो, ओनली एट ₹99, तो लगता है कि यार ये तो सस्ता है, बट होता वो 1 रुपए का डिफरेंस ही है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन था, हाँ। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आता है जिसमें आपको ऑप्शंस ही ना दिए हो, जैसे कि ये गिव द फुल फॉर्म ऑफ सीआरएम। तो ये डायरेक्ट आपकी, अगर आपने एनसीईआरटी बुक रीड करी होगी, जो भी आपको मिली है, अगर आपने वो रीड करी होगी ना, तो आपको उसमें डायरेक्ट ये लिखा होएगा, इसका ये टर्म लिखा होएगा। तो फुल फॉर्म सीआरएम की होती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से लिख लेना कहीं पे, क्वेश्चन को ये आता ही है, कंज्यूमर, गिव द फुल फॉर्म ऑफ सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो, एमसीयूज जो है आपको इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, जब भी मैं क्लास लेती थी, देखो उसमें मैं एमसीक्यूज करवाती थी, हर चीज करवाती थी। तो मैं उस टाइम चैप्टर के दौरान भी मैंने आपको बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कराए हैं। देखो जैसे ब्रेक इवन पॉइंट का, ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट, ये मैंने आपको करवाया था। ठीक है, तो आप किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हुए हैं। तो प्लीज़ उन क्लासेस को आप दोबारा से रिवाइज करना। ठीक है, जो एक बार अपनी बुक को स्किम कर लेना, रीड कर लेना, क्लासेस को देख लेना एक बार दोबारा से। ठीक है, बस आप अच्छे से पेपर कर पाओगे। ठीक है, इतना कुछ मुश्किल पेपर वैसे तो आता नहीं है, बहुत ही कॉमन सेंस से आपको पेपर करना होगा। ठीक है, कोई आपको जब भी आंसर्स लिख रहे हो आपको हाईलाइट करके रीड करना है, हाईलाइट करना है जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। पहले 5-10 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर पूरा देखना है कि क्या क्या पूछा है। ठीक है, इजी क्वेश्चंस जो है वो आपको पहले करने हैं। ठीक है, या फिर जो आपको ऐसा सेक्शन पहले उठाना है, सेक्शन ए या सेक्शन बी में से ऐसा सेक्शन पहले उठाना है जो आपको बहुत अच्छे से आता हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यार क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैं बहुत अच्छे से पहले कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप वो पहले कर लो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि एमसीक्यूज ऐसे बहुत सारे हैं जो मुझे नहीं आते, तो आप उसको लास्ट में रखो। ठीक है, क्योंकि ये होता है ना, एक एक बायस वो हो जाते हैं कि अगर आपने पहले ही एमसीक्यूज करे और आपके बहुत से गलत हो, तो एग्जामिनर ना आगे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो वो आगे का पेपर भी ना वैसे ही चेक करने लगता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो सेक्शन आपको सबसे अच्छा आता है आपको वो सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, वर्ड लिमिट आपको ध्यान में रखनी है, कम नंबर के क्वेश्चन के लिए ज्यादा आपको नहीं लिखना, दो दो तीन तीन पन्ने, कि आपका टाइम वेस्ट हो। डायग्राम्स बनाने हैं, मैंडेटरी है, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, मार्केटिंग पेपर में तो प्रेजेंटेशन ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है, तो आपको वो बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है ना, तो आप थोड़ा स्पेस दे के लिखो, खुला खुला लिखो। ठीक है, आपको पता चले कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि इसका यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इसकी कंक्लूजन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको स्पेस देकर लिखना है आंसर को। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखना, एक ही क्वेश्चन पे अटके मत रहना, अगर न्यूमेरिकल नहीं हो रहा तो उसको छोड़ देना, उसको छोड़ के आगे करना। ठीक है, उसके लिए जगह छोड़ देना, टाइम अपना डिवाइड करके चलना, 1 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, और लास्ट के 10-15 मिनट, वैसे तो हो ही जाता है पेपर टाइम से, बट लास्ट के 10-15 मिनट अगर निकल जाए तो उसके लिए आपको रिवाइज करना अच्छे से पेपर, क्योंकि कभी कभी होता है कि जो आंसर जो एमसीक्यू का लिखा है वो आपने किसी दूसरे क्वेश्चन का लिख दिया। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक करते चलना। ठीक है, और काम रहना बिल्कुल। ठीक है, नॉर्मली है पेपर, आपने बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स दे ही रखे होंगे, 10th के भी दे के आए हो अभी, और भी पेपर एग्जाम शायद हो गए होंगे, तो काम रहना, बहुत अच्छे से पेपर होगा। दूसरे से कंपेयर मत करना, खुद को अच्छे से हैंडल कर लोगे तुम लोग, और क्लासेस वगैरह रिवाइज करते रहना, पॉइंट वाइज आंसर्स लिखना। ठीक है, अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट।
बाकी इस जो आपको एक और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो आप उसको भी रिवाइज़ कर लेना, उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना और ये जो डॉक्यूमेंट है मैं इस ये डॉक्यूमेंट भी आपको डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? एक बार इसको भी रीड कर लेना। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड ऑल द बेस्ट।